दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के नया दौर राजनीतिक दलों के बीच हम देख रहे हैं। ऐसे में अगर बिहार की बात करें, बिहार का चुनाव देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है और खासतौर से हम बात करें बीजेपी जेडीयू के लिए, कांग्रेस आरजेडी के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 10-10 हजार की जो राशि है महिलाओं के खाते में डाली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा दावा माना जा रहा है। ऐसे में जब महिलाओं के खाते में राशि जा रही है, कैश जा रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव इसमें वोटर अधिकार यात्रा निकाली और हम देखा कि बड़ा जन समर्थन उस यात्रा को मिला, उसका क्या राजनीतिक प्रभाव बिहार के अंदर है। तो तमाम बातें हैं बिहार की चुनाव को लेकर। आज की बातें चर्चा करने के हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन शकाल जी हमारे बीच हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया प्रसाद जी। जगमोहन जी, क्या लगता है आपको बिहार चुनाव को किस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बिहार को लेकर चल रही है और जैसे हमने कहा कि महिलाओं के खाते में जो राशि भेजी गई है 10,000 की, और प्रधानमंत्री मोदी का जब से एक बयान में बड़ा वायरल है, उन्होंने कहा था कि जो रेवड़ी कल्चर है देश के विकास में बड़ी बाधक है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की योजनाओं को अमल में लाना और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजना, ये क्या लगता है आपको? प्रशांत जी शुक्रिया। देखिए, बिहार का जो चुनाव है इस समय भाजपा के लिए लड़ो और मरो का मतलब युद्ध है। इसे हर हालत में जीतना ही जीतना है। अगर भाजपा बिहार हार जाती है तो ये समझ लीजिए मोदी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो आरएसएस और भाजपा के लिए मोदी की प्रतिष्ठा और अमित शाह की प्रतिष्ठा जो है बिहार चुनाव से रुकी हुई है। अगर बिहार चुनाव हारती है भाजपा तो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांटने का कल्चर का विरोध करते हैं और खुद आकर जिस प्रकार से महिलाओं को वोट उनको 10,000 देने का काम नहीं करते, उनको उनकी वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 10,000 और 1,000 रुपए प्रत्येक बच्चे को, 5 लाख बच्चों को देने की बात कही है। प्रत्येक महीने 1,000 रुपए महीने बच्चों को मिलेंगे। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। उन लोगों को चुन चुन के ये लोग पैसे देना चाहते हैं। 10,000 रुपए जो भी महिलाओं को देना चाहते हैं, तो ये वास्तव में बिहार की जनता या बिहार की महिलाओं को नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से ये वोटिंग में एसआईआर को लेकर चुन चुनकर लोगों के नाम कटवाते हैं और लोगों के नाम जोड़ते हैं, तो ये महिलाओं के लिए, बिहार की आम महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ। उसको जो महिलाएं को जो 10,000 की घोषणा की है, ये आरएसएस या भाजपा के जो कैंडिडेट जो सपोर्टर है उन महिलाओं के, उनके परिवार के अकाउंटों में जाएगा ये पैसा, जैसा कि मुझे लगता है। जिस प्रकार से कहा कि 1,000 रुपए प्रत्येक जो है बेरोजगार युवा को मिलेगा, मुझे लगता है कि देश में जो युवा है, जो कहीं ना कहीं वोटर कभी बिहार में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में जो वोटर फर्जी मिलते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्हें 1,000 रुपए प्रत्येक महीना मेहनताना उनके अकाउंट में जाएगा। ये आम जनता को मुझे नहीं लगता प्रशांत जी कि इसका किसी प्रकार से कोई लाभ मिल पाएगा। जी, जैसा आपने कहा कि कोई आम जनता को विशेष लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बात यह आती है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है बीजेपी जेडीयू गठबंधन, उस पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है और खासतौर से अगर हम बात करें वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली बिहार में, हाँ, जो युवाओं को समर्थन उन्हें मिला है, क्या उसका प्रेशर सरकार मान रही है, सत्ता पक्ष मान रहा है? क्योंकि उसके बाद से लगातार सब कवायद करके कैसे लोगों को रिझाएं, कैसे लोगों को समर्थन जुटाएं वापस। तो जो नीतीश कुमार की आपको जो राजनीतिक पारी है उसको किस तरह से देखते हैं और क्या वास्तव में बिहार में जो सरकार है इस समय क्या इतना दबाव महसूस कर रही है राहुल का, तेजस्वी के जोड़े का, कि वह तमाम तरह के यत्न प्रयत्न करने में लग गई है और योजनाओं में लगातार उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है नई नई योजना लाने से और चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में क्या समीकरण आपको दिखता है कि जो जेडीयू का, जो बीजेपी का जो समर्थन है वह कितना उसमें कुछ इजाफा हो सकता है, या तेजस्वी राहुल की जोड़ी उसमें सेंध लगाने का जो उनका प्रयास है क्या उसमें सफल होती दिखाई देती है आपको? देखिए, सच्चाई ये है, नरेंद्र मोदी को कल मैं सुन रहा था, वो जननायक को कहा कि जननायक चोरी का शब्द है, जिसको करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने अपने देश में सत्ता को स्थापित करने के लिए, भाजपा को समाप्त कर, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, राहुल की छवि को बिगाड़ने के लिए, उसको पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और राहुल को बदनाम करने के लिए। जिस प्रकार से उसे पप्पू सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया गया, लेकिन जिस प्रकार से जननायक के रूप में वो देश के एक नेता बनते जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा सरकार और मोदी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। जिस प्रकार से मोदी ने कहा कि जननायक शब्द एक चोरी का शब्द है,
तुम मतलब देश के महामानव भी बनोगे, तुम भगवान शंकर का अवतार भी बनोगे, तुम विष्णु भी बनोगे, तुम शंकर भी बनोगे, सबसे बड़े चौकीदार भी बनोगे, मतलब तुम सबसे बड़े नेता हो। अगर जनता ने जननायक अगर राहुल गांधी को कह रही है तो आपको मिर्च लग रही है मोदी जी, क्या मतलब है तुम्हें? मतलब ये चाटुकार है जो भारतीय जनता पार्टी के, जो सनातन को, संस्कृति को बहुत बड़ा अपने आप को मानने वाले हैं। अगर वो मैं बैठा हूं, मैं शाखा लूंगा, कोई मेरे में शंकर भगवान, विष्णु भगवान या किसी का रूप देखने लग जाए तो मेरा कैरेक्टर भी देखना चाहिए कि मैं उस योग्य हूं या नहीं है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को लेकर, मोदी जी को लेकर कहा जाता है ये तो विष्णु जी का अवतार है, ये राम जी का अवतार है, ये शंकर जी का अवतार है। अरे कोई इंसान ये कह दे कि मानव का ये अवतार है, वास्तव में मानवता के हिसाब से काम कर रहे हैं, मानवीय व्यवस्था के काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस प्रकार से पूरे देश में अराजकता फैलाना चाह रही है, उससे लगता है कि अब जनता समझ रही है। बिहार की जनता ने देखा जिस प्रकार से तेजस्वी और राहुल जिस प्रकार से सड़कों पर निकले, तो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में बहुत बड़ा मैसेज गया। जिस प्रकार से राहुल की अधिकार यात्रा, राहुल गांधी की अधिकार यात्रा जो तेजस्वी की चली, तो ये उससे भाजपा की नींदें खराब हो रखी हैं, आरएसएस की नींदें खराब हो रखी है। भाजपा को इस समय मोदी या साहू नींद नहीं आ रही, वो कहीं ना कहीं हिले पड़े हैं, इसीलिए पूरा सिस्टम जो है बिहार में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जमोजा में उसकी बात की जननायक की, वास्तव में जननायक का कल से जब पीएम का जो स्टेटमेंट आया उसमें जननायक के ऊपर चर्चा भी केंद्रित हो गई है। जननायक निश्चित रूप से देश के जो बड़े नेता रहे, लोग उन्हें जननायक कहकर संबोधित करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के बड़े नेता रहे, देश के बड़े एक नाम रहा उनका, उनको जननायक की उपाधि लोगों के द्वारा दी गई। तो ऐसे में जब राहुल गांधी को भी जननायक उनका समर्थन पर कह रहा है तो उसमें आपत्ति किस बात की? 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर देश की उन्होंने सत्ता संभाली तो लोगों ने भी जननायक छवि देखे थे उनके अंदर। लोगों की अपेक्षाएं थी, उनसे उम्मीदें थी, सपने थे कि जो उन्होंने वादे किए थे कि वो पूरे करेंगे। तो ऐसे में जननायक को उसका समर्थक वर्ग होता है, अपने नेताओं को इस तरह के नाम से संबोधन कर देता है वो, तो उसमें आपत्ति किस बात की मोदी जी को, क्या लगता है आपको? देखिए, वास्तव में जो है मोदी या आरएसएस पूरे जो चुनाव या राजनीति है, एजेंडा उनका प्लानिंग का होता है। कांग्रेस के किसी नेता ने, अन्य किसी ने उसे चाय वाला कह दिया तो पूरे देश में कोने कोने पे चाय बिकने लगी थी। तो यह अच्छा मौका होता है। कांग्रेस या राहुल गांधी या कांग्रेस इस चीज को नहीं समझते। जिस प्रकार से जननायक के रूप में जनता संबोधित कर रही है राहुल गांधी जी को, तो राहुल गांधी को कम से कम ये एजेंडा चलाना चाहिए कि जननायक के रूप में प्रत्येक दरवाजे पे, प्रत्येक घर पे लिखना चाहिए मैं जननायक हूं। तो जननायक अच्छा शब्द है। अगर मैं लिखता हूं मैं चौकीदार हूं, मैं चाय वाला हूं, तो बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है। अगर मैं लिखता हूं अपने घर के आगे मैं जननायक हूं, तो बड़ा गर्व महसूस होगा। तो इसमें एजेंडा कांग्रेस को चलाना चाहिए। जननायक तो बनना बहुत अच्छी बात है। जननायक, मैं अगर अपना नाम जननायक रख दूं तो ये नाम नहीं होता, ये तो आम जनता के दिल से निकले वो शब्द होते हैं जो अपने नेता के छवि को देखते हैं। तो जननायक जो नाम है, इसको कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसको एक प्लान करानी चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए पूरे देश के अंदर। जननायक कांग्रेस जिस प्रकार से भाजपा ने चलाया था, कांग्रेस को भी जननायक के रूप में प्रत्येक नेता को आगे से लिखना चाहिए। मतलब प्रशांत कुमार जननायक या कुलदीप जननायक या जो भी है, उसे आगे सरनेम जननायक लगा देना चाहिए, तो गर्व की बात है। तो जैसे अपने एक मुहिम का रूप देना चाहिए। लेकिन बात करते हैं प्रशांत किशोर का जो इम्पैक्ट है बिहार चुनाव को लेकर, उसकी भी बड़ी चर्चा है इस समय। और प्रशांत किशोर जिस तरह से जन स्वराज पार्टी को लेकर अपनी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं बिहार के, और सबसे बड़ी बात यह है कि रणनीतिकार भी के तौर पर बड़े विख्यात हैं और बड़े बड़े नेताओं की, बड़ी राजनीतिक पार्टियों की उन्होंने चुनावी राजनीति में रणनीति की भूमिका भी निभाई है। और बिहार के भी बाशिंदे हैं और बिहारी बोलना भी उनके जो फूट है बिहार उनकी भाषा में, वह भी सबको पता ही है। तो ऐसे में कितना वह बिहार चुनाव पर असर डालेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह भ्रष्टाचार की बातें उन्होंने बीजेपी जेडीयू के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और एक तरह से एविडेंस के तौर पर उन्होंने चीजें रखी हैं। तो बिहार में जो बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जो चेहरा है बीजेपी का बिहार के अंदर, अशोक चौधरी जो जेडीयू का चेहरा है बिहार के अंदर, ऐसे नेताओं पर उन्होंने करप्शन का आरोप लगाए। उसका कितना प्रभाव आप देखते हैं, बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं प्रशांत किशोर बीजेपी जेडीयू को, तो बड़े नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं। जब बीजेपी कहते हैं कि हम हमारे यहाँ करप्शन को हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसे में उनके नेताओं पर आरोप लगाना, इसका कितना बड़ा चुनावी नुकसान उन्हें होता है, क्या लगता है? देखिए, सच्चाई यह है, प्रशांत कुमार उर्फ पीके वो पीके प्रशांत कुमार को पूरे देश में पीके के रूप में जाना जाता था। उसने भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबके चुनाव लड़ाए हैं, सबका डेटा उसके पास है।
जितने भी, चाहे वो मोदी का हो, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, तो प्रशांत कुमार के पास सबका डेटा है। उसके पास प्रत्येक व्यक्ति की, जो कांग्रेस का लीडर हो या भाजपा का लीडर हो, उसके पास प्रत्येक व्यक्ति की, उसके पास सीडी भी है, उसके पास सारी जो कर्म कांड की जो कर्म पूंजी है वो उसके पास है। तो पीके जो है, जो चीजें कह रहे हैं इस समय, वो कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से उनकी बातों में तर्क है, सत्य है, क्योंकि एविडेंस के हिसाब से कह रहे हैं। जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कहा कि आपकी जो शिक्षा है वो निम्न स्तर की है, 5वीं या 6वीं है, और जिस प्रकार से टीवी डिबेट में जाकर उनसे मात्र ये पूछा जाता है, उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछा जाता है कि आपकी शिक्षा कितनी है, आपने 10वीं कब पास की, तो सम्राट चौधरी इसका जवाब ये दे देते कि मैंने पास नहीं की, या एफिडेविट हमने दे दिया। इस तरह की भाषा का वो इसमें एफिडेविट भी नहीं बोल पा रहा, हमने एफिडेविट दे दिया, ये भाषा प्रशांत चौधरी की। अरे उसे कहना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं, देश के राष्ट्रपति ज्ञानी सिंह जी भी थे, वो नहीं बताया जाता, कम पढ़े लिखे, देश को चलाया उन्होंने। आप अगर प्रशांत चौधरी से नाम लगा दे सम्राट, और आप में दो रत्ती भर भी अकल नहीं है, आप सीधा सीधा रिपोर्टर को बोलते कि मेरी जो है शिक्षा इतनी है। शिक्षा से ये कोई आप नौकरी थोड़ी प्राप्त करने जा रहे हो, इन्फोसिस में, गूगल में, या देश के प्रधानमंत्री। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है कि देश का अनपढ़ आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, जो देश का संविधान है। तो आपको सत्य बात बोलने में लंबा समय लग गया। ऐसे इनके जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी डिग्री का आज तक नहीं पता चला, उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें छिपाते हैं। जब चुनाव होते हैं उसमें एफिडेविट कुछ और देते हैं और बोलते कुछ है। तो ये तस्वीर है पीके के पास, तो सबकी कुंडली है। पीके बहुत कहीं नुकसान दे रहा है। वो जितने जो भ्रष्टाचार, अच्छा भ्रष्टाचार के आरोप किस पे लगेंगे? जो सत्ता में है। सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए है। तो पीके के पास सबकी कुंडली है। अगर आज सत्ता में राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी कुंडली लेकर बैठते, ऐसा नहीं है। तो पीके बहुत सारी तैयारी के साथ चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नुकसान तो देंगे। वो एनडीए को भी नुकसान देंगे, इंडिया गठबंधन को भी नुकसान देंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अभी देखना है कितना बड़ा नुकसान करते हैं पीके। ये सबसे बड़ा सवाल है 100% की बात बिहार चुनाव पर में है कि प्रशांत किशोर की जो मेहनत है वह किसके पक्ष में जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, क्योंकि इसका ज्यादा नुकसान वे कर पाएंगे। और साथ में अंतिम प्रश्न हो रहा है कि नीतीश कुमार के बिना कोई भी चर्चा बिहार की पूरी नहीं होती है, क्योंकि नीतीश कुमार की बड़ी लंबी राजनीतिक यात्रा रही है, बड़ी लंबी राजनीतिक पारी उनकी रही है। और लगातार 20-22 साल से पिछली बात करें तो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। कुछ समय के बीच में उन्होंने जीतन राम मांझी जिस समय बने थे, कुछ समय के लिए उन्होंने उन्हें अपना पद दिया था। लेकिन जो राजनीतिक यात्रा का दौर है नीतीश कुमार का, माना जाता है कि अंतिम दौर है, राजनीतिक पारी उनके अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी जो बनी हुई है, कोई भी मुद्दे पर उनका मुखरता के साथ कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो या पीके के खिलाफ हो, या तमाम आरोप जो बीजेपी नेताओं पर लगे हैं, कोई भी ऐसा मुखरता के साथ उनका बयान सामने नहीं आ रहा। इसके पीछे कौन सी उनकी रणनीति है, या इस पूरे खेल का एक तरह से मजा ले रहे हैं वो कि बीजेपी को जितनी प्रहार बीजेपी राजनीतिक रूप से होंगे, कहीं ना कहीं वो सीटों का जो गणित है उसमें कहीं वो उनकी जो आपस में की सीट किस पे ज्यादा रहे उसका है मौका तलाश रहे हैं ज्यादा सीट लेने का बीजेपी से। क्या लगता है आपको? देखिए, सच्चाई है प्रशांत जी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार शांत बैठे थे, लेकिन जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री लोग अनुमान लगा रहे थे 75 वर्ष होने के बाद ये सीट से हट जाएंगे, तो उसके बाद लगा नीतीश कुमार को कि अभी तो मैं जवान हूं। अभी उन्हें लग रहा था कि वो सीट से चले जाएंगे और अपने बेटे को कहीं ना कहीं आगे लेकर आ रहे थे। उसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 75 साल के होने के बाद काबिज है, तो जनता ने ये लगता है कि प्रधानमंत्री को स्वीकार कर ले 75 साल के, तो अभी नीतीश कुमार सोच रहे हैं, नीतीश बाबू सोच रहे हैं मैं तो अभी जवान हूं। उससे पहले वो अपने बेटे को प्रमोट कर रहे थे। तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार में एक एनर्जी और ऊर्जा आ गई है। नीतीश कुमार जो है राजनीति कर रहे हैं वो कभी किसी के नहीं है। वो जहां सत्ता होगी, जिसका राज होगा उसके पूत होंगे वो। हाँ, नीतीश कुमार जब लगते हैं कि वो सरकार किसकी बनाने में सक्षम है और उन्हें लगता है कि आज जो है अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में नीतीश कुमार की स्थिति अगर खराब होती तो उसे साइड में कर देती। आज भी ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना दम रखते हैं पूरी तरीके से, इसलिए खामोश है। वो बड़े ध्यान से चर्चाओं को सुन रहे हैं और बहुत ही ध्यान से हर चीज पर नजर नीतीश कुमार बैठाए गए।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नीतीश कुमार चतुर राजनीतिक व्यक्ति है और लगभग उनकी चतुरता का आपने सबने देखा कि किस तरह से वह मौसम वैज्ञानिक जो कहा जाता है राजनीति में रामविलास पासवान, नीतीश कुमार उनमें से एक है कि वो मौका पढ़ लेते हैं कि किसका पक्ष में कहीं ना कहीं झुकाव हो रहा है, वो गठबंधन बदलने में उन्हें देर नहीं लगती है। ये खासियत है नीतीश कुमार की बिहारी राजनीति को, आप सब देखते हैं समझते हैं। तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या घटनाक्रम घटेंगे बड़े रोचक हैं वो, और सभी की निगाहें भी उत्सुकता भी बिहार चुनाव को लेकर लग रही है। हमारी भी लगातार चर्चा बिहार चुनाव पर आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि बिहार राजनीति में लगातार नए नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों से चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं जगमोहन जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। और आपसे पुनः आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन में दबाएं जिससे चैनल की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। एक आग्रह हो रहा है कि कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य लिखें, क्योंकि प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है। कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपसे का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।